नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपका एकदम न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि हमारा हिंदी इलेक्टिव का होने वाला है, यानी हिंदी ऐच्छिक, ठीक है। तो इसका हम आज से न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे। और इस चैनल पे आपको ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसका जो सिलेबस है आपका बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा इस चैनल पर, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पे क्लिक करके रखें, ठीक है। तो हमारा क्लास 12th है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी इलेक्टिव का है, यानी हिंदी ऐच्छिक का। बुक हमारा अंतरा भाग 2 है। न्यू कोर्स हम कर रहे हैं। चैप्टर हमारा पहला है। चैप्टर का नाम है देव सेना का गीत। इसे लिखा है कवि जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। और मेरा नाम है अर्जुन। तो इसे मैं आपको आसान भाषा में स्पष्ट करूंगा, एकदम आसान से आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि आप इसी वीडियो में पूरा समझ जाओगे और आप दूसरों को भी समझाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलना। आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो मुझसे नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उसको ज्वाइन करें। उस पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, इस वीडियो का जो ये PDF है, ये आपको उस पर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हिंदी का जो कोर्स आपका है उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे। सभी प्रकार के आपके वहाँ नोट्स मिल जाएंगे। तो हमारे जो ग्रुप है उसका नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आप ये इंट्रोडक्शन समझ लो कि इस चैप्टर का समरी क्या है, या फिर इंट्रोडक्शन यानी परिचय क्या है, ठीक है। तो आप देखो, देव सेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ है। उन्होंने एक नाटक लिखा था जिनका नाम था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त नाम का एक नाटक था, उससे ये गीत लिया गया है, ठीक है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। युद्ध में उनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी हुणों ने जब आक्रमण किया था उनके परिवार के ऊपर, तो उनका पूरा परिवार मर गया, एक तरह से मृत्यु हो गई, ठीक है। ईश्वर को प्राप्त हो गए। और देवसेना जो है वो बहुत ही एक अकेली लड़की बची उस परिवार में, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया देवसेना का गीत। यानी देवसेना इसमें अपने दुखों का, अपने कष्ट का वर्णन करती है। तो देखो, देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, पर स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के राजा धनकुबेर की बेटी जो विद्या है उससे प्यार करता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक साइड लव हो जाता है, ठीक है। यानी वो स्कंदगुप्त से प्यार करता है या करती है, और ये जो है मालवा के राजा बंधु वर्मा, मालवा के राजा जो मालवा के जो धनकुबेर है नाम है, उनकी जो बेटी है विद्या, उनसे स्कंदगुप्त एक राजा है वो उससे प्यार करता है, ठीक है। इस वजह से देवसेना निराश हो जाती है, या हो गई थी। और देवसेना अपने गीत के माध्यम से एक तरह से बताती है कि जो वह भ्रम, एक तरह से पूरे जीवन जो है भ्रम में जीती है, या फिर पूरा भ्रम में बिताती है। अंत में उसे बहुत दुख होता है। तो इसी प्रकार देवसेना ये बताती है कि वो उसका जो जीवन है वो पूरा जीवन उसका किस प्रकार बीता स्कंदगुप्त के यादों में, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ये आप फोटो देख सकते हो, देवसेना का है। तो आगे चलते हैं। तो आपका जो पहला काव्यांश है वो है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अन्न तंगड़ाई, ठीक है। तो इसमें शाब्दिक कुछ हो जाता है। वेदना का मतलब होता है दुख, ठीक है। संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना, यहाँ सब आप देख सकते हो शब्दार्थ। विदाई का मतलब होता है बिछड़ना। वेदना का मतलब होता है दुख या फिर पीड़ा या फिर कष्ट या फिर दुख, ठीक है। श्रम कण का मतलब होता है आंसू, और नीरवता का मतलब होता है खामोशी। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। तो हम इसके व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। तो आपका ये था पंक्ति काव्यांश। तो आप संदर्भ में लिखोगे कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी, और कविता जो है हमारा देवसेना का गीत है। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रसंग में आप ये सेम टू सेम लाइन लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप पूरा सेम जा सकते हो। आप ये लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। देवसेना का गीत जो है वो लिया गया इसमें जो है। इसके रचयिता हमारे जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह गीत जयशंकर प्रसाद जी के एक प्रसिद्ध नाटक थे स्कंदगुप्त, वहां से लिया गया है।
इन पंक्तियों में देवसेना अपनी पीड़ा, वेदना, दुख और कष्ट का वर्णन करती है। ठीक है, तो हमारा जो प्रसंग है वो सेम हो जाएगा। हर चीज में लिख सकते हो, बस थोड़ा सा झलक बताना पड़ेगा। प्रसंग का मतलब ये होता है कि आप ये जो पूरा व्याख्या आप कर रहे हो, किस पंक्ति का कर रहे हो, किस काव्यांश का कर रहे हो, उसका एक झलक बता दो कि उस पंक्ति में है क्या। तो मैंने यहाँ जैसे बताया कि नाटक है, ठीक है, देवसेना बताती है, तो कुछ एक झलक बता दो प्रसंग में, उसे कहते हैं प्रसंग। तो हम इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो व्याख्या कहता है कि देवसेना कहती है कि मेरा पूरा जीवन जो है वो दुख और कष्टों से भरा हुआ है। मेरा जो पूरा परिवार था वो खत्म हो गया, जिससे मैंने प्यार किया, उसी ने मुझे ठुकरा दिया। मैंने अपने यौवन काल यानी युवावस्था में, ठीक है, युवावस्था जो है उसमें भ्रमवश ये सब कुछ किया। ठीक है, भ्रम के कारण जो है पूरा अपना जीवन देवसेना बिता देती है स्कंदगुप्त के याद में। ठीक है, देवसेना को उस समय की जो नादानियाँ था या नादानियाँ थी, पर जो पछतावा है वो अभी हो रहा है। वह कहती है कि उसके जो दुख हैं वो दुखी होकर यह शाम भी आंसू बहा रही है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखो, शाम कोई आंसू थोड़ी बात है। अब मान लो कोई शाम हो जाए, रात हो जाए या शाम हो जाए, तो शाम आंसू थोड़ी बात है, या मानवीकरण किया गया है। ठीक है, या मानवीकरण काल अलंकार होगा, अर्थात वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है अभी आखिरी क्षण में। वह कहती है कि जो उसकी पूरी जीवन यात्रा है उसमें सिर्फ उसका अकेलापन था, उसकी आंसू थी, ये जो है दो लोग जो है उसके साथ थे। तो आप यहाँ अलंकार का ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आएगा और आगे उपमा अलंकार भी आएगा। तो आगे चलते हैं। आपका दूसरा जो काव्यांश है वो है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में उसने यह व्याकी दान उठाई। ठीक है, लगी सतृण ढीठ थी सबकी रही बचाए फिरती कब की, मैंने आशा आहा बावली तूने खो दी सकल कमाई। तो ये हमारा काव्यांश है, इसके आप शब्दार्थ देख लो। श्रमित का मतलब होता है थका हुआ, गहन मतलब होता है गहरे, विपिन का मतलब होता है जंगल, और जो हमारा पथिक है इसका मतलब होता है यात्री, चित्रण का मतलब होता है प्यासी, ढीठ का मतलब होता है निगाह। तो हमारा जो काव्यांश था वो था यहाँ श्रमित स्वप्न से लेकर सकल कमाई तक। तो आप यहाँ पे वही लिखोगे, कवि हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, कविता हमारा देवसेना का गीत है। तो हमारा जो एक तरह से प्रसंग है वो हमारा सेम आ जाएगा, इसी चैप्टर का है, तो आप ये देख सकते हो, ये मैंने आपको बताया है। तो हम इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो इस काव्यांश में देवसेना क्या कहती है? देवसेना को अपने बीते पलों की याद आती है, वो अपने बीते पलों की याद करती है। वह सोचती है कि जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं, यानी परंतु वह सफल नहीं हो पाई। बहुत कोशिश की लेकिन सफल वो नहीं हो पाई। आज वही प्रेमी से निवेदन कर रहा है, जो प्रेमी स्कंदगुप्त है वो देवसेना के पास आता है और उससे विनती करता है, उसके दुखों और जो दुख है उससे दुखी होकर। देवसेना को यह प्रेम का जो निवेदन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि मैं जब उसके पास गई थी उसने मेरे को ठुकरा दिया, अब वो खुद आखिरी समय में मेरे पास आया है। वह खुद को दूसरे की नज़रों से बचाए रखती है, वह अपनी आशाओं को बावली कहती है, इसलिए आप काव्यांश में शब्द पढ़ोगे उसमें आ जाएगा। और कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब वो उसने इनकार कर दिया। अगर अब मैंने उसके प्रेम निवेदन को मान लिया तो मैं अपने जीवन की तपस्या जो है वो रूपी कमाई खो दूंगी। इसलिए देवसेना जो है उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है, मना कर देती है। तो आपका अगला काव्यांश है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने नीज दुर्बल पद पर बल लगाई। ठीक है, बल पर उसने हारी होड़ लगाई, टोटा लो अपनी छाती मैंने करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, से मन की जो लाज है वो गवाई। तो आपके काव्यांश ये जो है इसके शब्दार्थ कुछ बन जाते हैं। प्रलय का मतलब होता है विनाश, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, छाती का मतलब होता है अमानत। अमानत मतलब अपना संपत्ति जो होता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो संदर्भ है वो सेम रहेगा, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी और देवसेना का गीत, प्रसंग हमारा सेम रहेगा। तो इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या में क्या कहता है कि देवसेना का जीवन जो दुखों से डूबा हुआ है, वह जानती है कि वह कमजोर है, लेकिन उसने हार नहीं मानी बल्कि संघर्ष कर रही है वो।
ठीक है। अंत में संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि संसार इस प्रेम को वापस ले लो। मना करती है। जब स्कंद गुप्त जो है वो देवसेना के पास जब आता है तो देवसेना जो है वो ये कहती है कि संसार इस प्रेम को वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए प्रेम, ठीक है, नहीं संभलेगी मुझसे। मन जो है इसकी लाज जो है, इसके मन में फिर भी थोड़ा लाज था, सोच रही थी, तो वो गवा देती है। भाव यह है कि देवसेना अब जीवन के संघर्ष से निराश हो चुकी है। जीवन इतना संघर्ष देवसेना ने करा है से ये निराश हो चुकी है, पर वह हार मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी इस समय भी स्कंदगुप्त से प्रेम करने के कारण उसे लज्जित तक होना पड़ा, ठीक है। इसके कुछ विशेष हैं वो आप देख लो। तो देवसेना, अब मान लो आप याद रखो, सब प्रसंग व्याख्या आपके सिलेबस में दे रखा है, तो आपके 12 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, गद्य का सप्रसंग और काव्य का सप्रसंग, ठीक है। तो उसमें आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा और कुछ विशेष लिखना पड़ेगा। विशेष का मतलब ये होता है कुछ पंक्तियां जो है, काव्यांश जो है, उसमें छंद कौन सा है, ठीक है, अलंकार कौन कौन सा है, ये आप इसमें बता सकते हो, रस कौन सा है, बिंब कौन सा है, तो ये बता सकते हो। तो जैसा कि विशेष में मैंने लिखा है, देवसेना की जो वेदना है उसका यहाँ पे मार्मिक वर्णन किया गया है। छंद, ये जो है छंद मुक्त कविता है, इसमें छंद आप देखने को नहीं मिलेगा। खड़ी बोली और सुंदर प्रयोग किया गया है, जो खड़ी बोली है उसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है काव्यांश में। यहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेगा, ठीक है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ प्रकृति और मानव को एक साथ मिला दो, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अनुप्रास कहाँ पे होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे मान लो चाचा ने चम्मच से दूसरे को चम्मच दिया है, फिर ऐसे कुछ भी चय की आवृत्ति जो बार बार हो रही है, यहीं पे जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यह एक छायावादी कविता है। कविता में जो है पीड़ा, वेदना, दुख, इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। और कविता जो है, इसमें जो कवि है, कवि की भाषा जो बहुत ही सहज है, सरल है और सुबोध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर ये खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो अगला चैप्टर है, इसी पहले चैप्टर में दूसरा जो पार्ट है हमारा कॉर्नेलिया का गीत, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा प्रयास करूँगा रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।